अशोक कुमार सिन्हा जी के बिहाफ पर मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। आज नाटक हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं कौआ चला हंस की चाल। इसके मूल लेखक हैं मोलियर और इसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है श्री रंजीत कपूर ने और इसका निर्देशन किया है श्री संगम बहुगुणा ने। आज का नाटक का प्रदर्शन कुछ इस मामले में ख़ास है कि आज इस नाटक को करने वाले, इस नाटक को मूल रूप से लिखने वाले और नाटक का निर्देशन करने वाले और जिन्होंने इसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अशोक कुमार सिन्हा जी, मोलियर और संगम भाई, तीनों लॉ ग्रेजुएट्स थे। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश श्री ज्ञान चंद्रा जी व मुख्य अतिथि अच्छेलाल सोनी जी। ज्ञान चंद्रा जी नाम से ही आपको लग रहा होगा कि न्यायाधीश हैं पूर्व, और वर्तमान में एक जो कमीशन बना है उसके समय उससे जुड़े हुए हैं। और अच्छेलाल सोनी जी सुगम संगीत के क्षेत्र में, क्लासिकल गायन के क्षेत्र में, फोक के क्षेत्र में। और ख़ास बात यह है कि जब इस देश में बिल्कुल एक नई तरह की व्यवस्था कायम हुई थी आज से 2000 साल पहले, जहाँ पर गरीबों को उनके अधिकार और नए तरीके की दुनिया बनाने की कोशिश की थी, जिस नगरी से कुशीनगर, भगवान बुद्ध की नगरी, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। मोलियर इस तरह से लॉ ग्रेजुएट थे कि वो लॉ के स्टूडेंट थे, उसके बाद उनको भी संगीत और नृत्य का शौक़ लगा। उन्होंने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद संगीत और नृत्य के क्षेत्र में लग गए। तीनों लोगों में एक ताल्लुक़ ये भी है, अशोक भाई और संगम भाई और मोलियर में, कि संगम भाई जो हैं वो व्यवसायी हैं, बुनियादी तौर पर व्यापारी, बहुत बड़ा उनका रोज़गार भी है, तो इनको कर्ज लेना पड़ता है। सिन्हा साहब जहाँ से रिटायर्ड हुए हैं SBI से, वहाँ से कर्ज दिया जाता था। और मोलियर को एक बार कर्ज के ही चक्कर में सज़ा हो गई थी 24 घंटे की। तो एक संबंध ये भी है तीनों में। खैर, दरअसल बात ये होती है, एक और ताल्लुक़ है मोलियर का और हमारे शहर से। अब आप कहेंगे कि 1673 में जो व्यक्ति मर गया उसका क्या ताल्लुक़ लखनऊ से? उसका ताल्लुक़ ये है कि जब फ्रांस में लुईस 14, उन्होंने करीब 72 साल शासन किया, लुईस 14 ने 1713 तक, और 1600 कुछ शायद 33 या 38 में उनका शासन शुरू हुआ था। लखनऊ शहर से उनका ताल्लुक़ ये है, ख़ास बात ये है इस तरह से कि हमारे जो आखिरी जाने आलम वाजिद अली शाह थे, वो भी नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन थे। और ये भी कहा जाता है कि वो अपने बैले में खुद कथक नृत्य करते थे, उसमें खुद जुड़ते थे। और लुईस 14 भी मोलियर के जो कुछ कॉमिक नाटक नहीं, जो उनके कुछ संगीत प्रधान नाटक थे, उसमें लुईस 14 ने अभिनय भी किया था। और जिस तरह जाने आलम अपनी माँ के बहुत करीब थे और पिता के इंतकाल के बाद बहुत कम उम्र में उनको गद्दी दी गई थी, उसी तरह लुईस 14 भी मात्र 5 साल के थे जब उनको गद्दी दी गई। और फिर आगे इसकी बड़ी एक अलग कथा है। तो ये तो हुआ इतिहास, लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारा परिधान जब अचानक बिल्कुल बदल जाता है, आप ख़ास माहौल में जाते हैं, जैसे कि अभी आप सड़क पर चाय पी रहे हैं, तो आपके बात करने का अंदाज़ कुछ दूसरा रहता है। चाय लेके आओ यार, बैठो यार। अभी एकदम से कहीं किसी मौके पर ताज में पहुंचते हैं तो एकदम से कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ टी, बदल गए एकदम से। अब ये परिवर्तन कैसे अचानक एक ही
आदमी के अंदर आ जाता है, मैं अक्सर सोचा करता हूँ। तो खैर बाकी यही सब का कुछ ताना बाना इस नाटक में है। मैं अनुरोध करूँगा इस मौके पर श्री ज्ञानचंद्रा जी से व श्री अच्छे लाल सोनी जी से कि कृपया मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें। और कलाकार एसोसिएशन के सचिव विनोद मिश्र जी, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा उनको मंच पर लेकर आएँ। और साथ ही साथ संगम बहुगुणा जी से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी उनको मंच पर स्कॉट करके लाएं। शैलेंद्र भाई चले जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी से, ये भी लॉ ग्रेजुएट हैं। आज हमने तो सोचा था पूरा कि विधि के लोगों का संगम होगा, लेकिन पता नहीं क्यों शैलेंद्र चले गए एकदम। खैर वो आ जाएंगे। सर सेंटर स्टेज पे थोड़ी देर के लिए, बस 2 मिनट सेंटर स्टेज पे। मैं सर आपसे भी, ज्ञानचंद्रा जी से भी अनुरोध, मैं अनुरोध करूंगा कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष और आज के नाटक के निर्देशक श्री संगम बहुगुणा जी से कि श्री अच्छे लाल सोनी जी का अभिनंदन करें। लेकिन आज अभिनंदन की प्रक्रिया हमने थोड़ा सा बदली है। आज अभिनंदन की प्रक्रिया में जनरली हम लोग फूलों का गुलदस्ता देते हैं। आज हमने एक छोटा सा वृक्ष दिया है ताकि ये वृक्ष जब उनके गमले में या उनके घर में लगे तो हमेशा उनको याद रहे कि हम इस नाटक के मंचन में गए थे। और अब मैं विनोद मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि ज्ञानचंद्रा जी का अभिनंदन करें। और मैं इस क्रम में पहले अनुरोध करूंगा श्री ज्ञानचंद्रा जी से 2 शब्दों के लिए। सर कला प्रेमियों, कलाकार संघ के पदाधिकारियों और विभिन्न अवसरों पर दिन प्रतिदिन अपनी नाट्य कला से हम सब लोग को मोहित करने वाले हमारे नाट्यकर्मीगण, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं सदैव ये अनुभूति प्राप्त करता चला आ रहा हूं कि कदाचित वो कोई दैवीय प्रेरणा है जो आपके अंदर नाट्य कला से जुड़े रहने, नाट्य कला को प्रस्तुत करने और नाट्य कला से नाट्य देखने वाले प्रेमियों को सम्मोहित करने के लिए प्रेरित करती रहती है। विभिन्न प्रकार की बाधाएं, विभिन्न प्रकार की अड़चनें दिन प्रतिदिन के हर व्यक्ति के अपने जीवन के जो प्रसंग रहते हैं उन सब के रहने के बावजूद अपने को इस तरह से केंद्रित करके और इस तरह से कला के लिए रिहर्सल करके इतना समय दे करके हमारे सामने जो प्रस्तुति करते हैं उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम लोग तो केवल देखने मात्र तक रह जाते हैं और उसी से इतनी अनुभूति होती है, तो जो कला में स्वयं को अपने को समाहित कर चुका है उसे कितना दैवी आनंद प्राप्त होता है, ये सोच सोच के कभी कभी मुझे भी बड़ी जलन होती है कला प्रेमियों से कि काश मैं भी उस अनुभूति को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर पाता। इस अवसर पर जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, आज के जीवन में हम लोगों को चारों तरफ इस तरह के अब तमाम लोग दिखाई पड़ते हैं जो रंग रूप बदलते रहते हैं। कदाचित इस नाट्य में भी इसी आशय की कोई प्रस्तुति होगी, नाम से जैसा प्रतीत हो रहा है। मैं अधिक समय न ले करके आप लोगों को पुनः अभिनंदन आपका करता हूं और आपका प्रेम इस तरह से इन नाट्य कला के प्रति बना रहे ताकि इन लोगों को बराबर प्रोत्साहन मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका अभिनंदन करते हुए
मैं विदा लेता हूँ। बीच में अधिक समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री ज्ञान चंद्र जी आपका। और अब मैंने जैसे पहले कहा था कि आज के जो नाटककार हैं मोलियर, वो लॉ के भी स्टूडेंट थे और नाटककार भी थे। तो एक तरह से उनके जो पहला चरित्र था उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने ज्ञान चंद्रा जी के माध्यम से कराया, और दूसरा चरित्र जिसको दुनिया ने जाना वो मैं अनुरोध करूंगा इस मौके पर श्री अच्छे लाल सोनी जी से, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष, कि कृपया 2 शब्द कहें। साथियों, यहाँ उपस्थित सभी नाट्य कला प्रेमियों, मैं आभारी हूँ संगम बहुगुणा जी का, जिनकी परिकल्पना और जिनका निर्देशन में आज का यह नाटक का प्रस्तुति होने जा रहा है, कौवा चला हंस की चाल। आदरणीय ज्ञान चंद्रा जी अभी आपसे मुखातिब थे, उन्होंने बातें बताई कि नाटक के क्षेत्र में जो जुड़े कलाकार हैं वो क्या क्या कल्पना करते हैं, और उस कल्पना के आधार पर जो सजीव चित्रण यहाँ पे पेश करते हैं वो हमारे आपके बीच की समस्या होती है, उसका निराकरण होता है और मार्गदर्शन होता है, सुझाव होता है, जिससे हम सब कला प्रेमी सीख लेते हैं। संगम बहुगुणा जी का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया था, मैंने सहर्ष स्वीकार किया। नाटक जल्दी आप लोगों के समक्ष आए, इसलिए मैं विलंब नहीं बनना चाहता, बाधा नहीं बनना चाहता। सबका आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना व्यक्त करता हूँ सभी कलाकारों के प्रति कि निरंतर अपने नए अपने अभिनय से समाज में प्रेरणा देने का काम करें, समाज को आगे ले जाने का काम करें, समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए नाटक में नए आयाम जोड़ करके समाज को दिशा निर्देशन देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अक्षय लाल सोनी जी आपका। और मैं अब अपने दोनों लॉ ग्रेजुएट्स से जो कलाकार भी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं, विनोद मिश्र जी से और संगम बहुगुणा जी से। विनोद जी, दरअसल क्या है कि बिल्कुल कौवा चला हंस की चाल के ही तरीके पर हमने जो गुलदस्ते दे रहे हैं बिल्कुल उस पे है कि गमला तो उसका मूल है और प्लास्टिक का इतना विरोध होने के बावजूद वो प्लास्टिक के गुलदस्ते में है। संगम भाई से भी गुजारिश है, ये दोनों लॉ ग्रेजुएट होने के साथ साथ कलाकार हैं बिल्कुल मोलियर की तरीके से। और संगम भाई के बाल तो एक बहुत पुराने हैं, आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत बड़े राजनीति में उनका नाम भी है। उसी तरह से उनके बाल मिलते हैं, उसी तरह से उनके बाल मिलते हैं। जिस तरह से लुइस 14 से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए थे मोलियर के, अपने बाल भी उन्होंने वैसे ही कर लिए थे। तो एक जो इस प्रक्रिया में मैं सबसे पहला नाम लेने जा रहा हूँ वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं, उन जिनका अभिनंदन करने के लिए, वो भी लॉ ग्रेजुएट हैं और देश के जाने माने रंगकर्मी हैं, श्री सूरमोहन कुलश्रेष्ठ जी। कृपया मंच पर आए और उनसे मैं संगम भाई से अनुरोध करूंगा कि सूरमोहन जी का अभिनंदन करें। और अब मैं
जो कवि हैं और लॉ ग्रेजुएट वो भी हैं, श्री प्रदीप तिवारी जी, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं। और मैं संगम भाई और विनोद भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका अभिनंदन। बिल्कुल उसी परंपरा में है गुलदस्ता कि बीच में हंस है और किनारे उसके जो आज के समय का सबसे बड़ा विरोधी यंत्र है उसको लपेटे हुए। और इस प्रक्रिया में मैं श्री R.K. अग्रवाल जी, टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्री R.K. अग्रवाल जी। और मैं साथ ही साथ अनुरोध करने जा रहा हूं हम लोग के सबसे वरिष्ठ रंगकर्मी इस वक्त श्री विजय वास्तव जी से कि आप भी कृपया मंच पर पधारें। और गोपाल भाई से भी मेरी गुजारिश है कि आप भी कृपया मंच पर आएं। R.S. श्रीवास्तव जी से भी मेरा अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। R.S. श्रीवास्तव जी, ये दरअसल एक प्रतीकात्मक अभिनंदन है और बिल्कुल उसी परंपरा में है कि बिल्कुल हंस की तरह से बीच में पौधा है और उसको घेरे जो है वो क्या है आप समझ रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा विरोध इस वक्त हो रहा है। तो खैर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चाहें तो अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ये एक तरह से इस संध्या की खास बात थी जिसको हम लोगों ने इस तरीके से आपके सामने रखा। और एक बहुत ऐसा वो हंस और कौवा के बीच की आवाज़ निकालने वाला यंत्र जो कभी इतना प्यारा लगता है कि हंस जैसा लगता है और अचानक आपका दिमाग इतना ज़्यादा खराब कर देता है कि लगता है कि यार क्या आ गया इस वक्त ये, तो वो आपके पास बहुत प्यार से रखा हुआ है। तो उस हंस को या जो दूसरा नाम है उसको आप साइलेंट कर दीजिए या वाइब्रेटर मोड पर डाल दीजिए और पूरी तरह से कौवा चला हंस की चाल का आनंद लीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपको अच्छा लगे नाटक तो आप लोग बीच बीच में बेचारे कुछ जो जवान बच्चे होते हैं वो स्वर भी देने लगते हैं उसी परंपरा में, तो उनका भी स्वागत है। तो आनंद पूरी तरह से नाटक कर लीजिए और उसको साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। धन्यवाद। अब तो काफी बिजी रहने लगे हैं हम लोग। जी हाँ, और हमें वो आदमी भी मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। दिस फेलो मिस्टर कुमार। क्या कमाल का दिमाग पाया है उन्होंने। और क्या जेंटिलिटी है, क्या ठाठ है, क्या बात है और क्या पैसा है। अरे मैं तो यही दुआ करता हूँ साहब कि दुनिया के सारे लोग ऐसे ही हो जाए ताकि हमारी और आपकी कला जिंदा रह सके। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? मैं चाहूंगा कि इनमें हमारी कला के लिए थोड़ी बहुत समझदारी भी होती। अरे भाई, समझदारी नहीं है तो क्या हुआ, अरे पैसा तो है। जी हाँ, लेकिन सच कहूँ तो तालियां सुनकर ही मेरी आत्मा को शांति मिलती है।
एक सच्चे कलाकार को क्या चाहिए? पैसा? यस। जी नहीं, तालियां, प्रशंसा, गुणीजनों के मुंह से निकली हुई वाह। एक कलाकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही होता है कि उसे भैंस के आगे बीन बजानी पड़ती है। आई एग्री। तालियां मुझे भी अच्छी लगती है, वाह मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन तालियों से और वाह से पेट नहीं भरने वाला मिस्टर छंगू महाराज। और ये आदमी भले ही बेवकूफ है, इग्नोरेंट है, लेकिन हमारे है बड़े काम का। आपकी बातों में काफी सच्चाई है, लेकिन आपका जोर पैसों पर कुछ ज्यादा ही है। एक कलाकार का कर्तव्य होता है कि वो अपना स्वार्थ कभी ना देखे। अच्छा, तो इस महीने की ट्यूशन फीस वापस कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये पैसा लेते हुए मुझे आत्मिक संतोष नहीं मिलता है। मेरी अब भी यही इच्छा है कि इस आदमी के अंदर पैसों के साथ साथ कला की समझ भी होती है। अरे भाई, वही समझ तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर। हाँ, बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। और बताइए, आप लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली? यस सर, वी आर रेडी। ओह गुड। भाई मैंने आप लोगों को बहुत वेट कराया। असल में आज शाम को पार्टी है ना, तो मेरा टेलर मास्टर मेरी नई ड्रेस लेकर आने वाला था, लेकिन मेरा टेलर मास्टर एकदम हाई क्लास बास्टर्ड है, बास्टर्ड। जानते हैं आप, उसने मेरा पतलून इतना तंग कर दिया, इतना तंग कर दिया कि हम दोनों ने मिलकर इन्हें उसमें घुसेड़ा। Yes, he both. सैड। Oh, thank you. सर, वी आर एंटायरली एट योर डिस्पोजल नाउ। भाई मैं सोच रहा था कि थोड़ा वेट कर लिया जाए। तो क्या है कि मेरा टेलर मास्टर मेरी नई ड्रेस लेकर आने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें। जैसी आपकी आज्ञा हो सर। देखिएगा, एकदम लल्लन टाप है, सर से पांव तक एकदम फर्स्ट क्लास। अरे सर, वी डोंट डाउट एट ऑल। अरे हाँ, ये गाउन देखा आपने? जी, इम्पोर्टेड है। नया है? नया है? अरे हाँ भाई, नया है। नया है। हमारा टेलर मास्टर कहता है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास भी ऐसा गाउन नहीं है। It suits you sir, it suits you। बहुत ही खूबसूरत है सर। गुड। बाउंसर नंबर 1 सर। बाउंसर नंबर 2 सर। ओह नथिंग, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। अरे हाँ, ये लोग कैसे लग रहे हैं इन ड्रेसेस में? वाह, क्या बात है सर। थैंक यू सर। ओह मेंशन नॉट। अरे हाँ, ये देखा आपने? इसको पहन करके मैं अपनी डेली कसरत करता हूँ। वाह सर, बहुत खूबसूरत है। बाउंसर नंबर 1 सर। बाउंसर नंबर 2 सर। सर, टेक इट आउट ऑफ मी। What are you think now? Most elegant sir। क्या बात है सर, बदन को क्या चुस्ती देता है। Oh, thank you। तो मेरे ख्याल से आप शुरू किया जाए। तो सर लीजिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक सी चीज पेश करता हूँ। स्टार्ट। So ladies and gentlemen, we are now going to present Saturday Night Bronchitis। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सवरिया देख जरा इस ओर है, सवरिया देख जरा इस ओर। अरे यूं ना आँख चुरा चित चोर, अरे यूं ना आँख चुरा चित चोर। सवरिया देख जरा इस ओर। कैसा लगा सर? अरे भाई, ये कुछ रूखा सा था, इसको थोड़ा जोशीला बनाइए, जोशीला। अरे सर, पर धुन तो शब्दों के हिसाब से ही बनेगी ना। अरे भाई, तो गाना बदल दीजिए। जानते हैं, बहुत पहले मैंने भी एक गाना सीखा था। वो क्या था, कुछ दिल मेरा, कुछ ऐसे ही था ना। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अरे हाँ, तुम कैसे बता सकते हो भाई, गाना तो मैंने सीखा था। अरे हाँ, याद आ गया, सुनाऊं? अरे भाई सुनाओ। अरे सर सुनाइए। हाँ।
तो मेरे दिल का क्वार्टर कर लो एक्यूपाई। हाय हाय मत देना डार्लिंग रेंट का सिंगल पाई। मेरे दिल का क्वार्टर कर लो एक्यूपाई। सर क्या मत बात है। देना डार्लिंग रेंट का सिंगल पाई। मेरे दिल में है बहुत एक्यूमेंडेशन। मेरे दिल का क्वार्टर है एयर कंडीशन। फिर करेंगे नैनो से वाटर सप्लाई। मत देना डार्लिंग रेंट का सिंगल पाई। जब मिलेंगे दोनों दिल रोमांस करेंगे। हम हॉल के टेलीविजन पे डांस करेंगे। हम कहते हैं मत फील करो तुम शाई। मत देना डार्लिंग रेंट का सिंगल पाई। सर अति सुंदर सर, अति सुंदर। सिंग इट सो वेल। अरे भाई हालांकि हमने म्यूजिक कभी नहीं सीखा। अरे आपको सीखना चाहिए सर। अच्छा जैसे आप डांस सीखते हैं, ये म्यूजिक और डांस, डांस और म्यूजिक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है सर। अच्छा और सर इससे सौंदर्य बोध विकसित होता है। अच्छा ये बताइए इसको क्या ऊंची क्लास वाले सीखते हैं? ऑफ कोर्स सर। अरे भाई तब तो मुझको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें, हम इतने बिजी आदमी हैं। वो सवेरे सवेरे हमारे बॉडी बिल्डिंग के टीचर आ जाते हैं और फिर एक फिलॉसफी के प्रोफेसर को भी लगाए हुए हैं पढ़ाई के लिए। फिलॉसफी अच्छा सब्जेक्ट है सर। अच्छा बट म्यूजिक सर, म्यूजिक और सर डांस यानी कि म्यूजिक डांस, इसके आगे तो कोई भी चीज नहीं है सर। किसी भी नेशन की लाइफ में म्यूजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता सर। वाह, इंसान की जिंदगी में डांस से ज्यादा जरूरी चीज कुछ भी नहीं है सर। कोई भी नेशन म्यूजिक के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है सर। और सर डांस के बिना तो कोई कहीं नहीं पहुंच सकता है। अरे वाह, दुनिया में जो भी वॉर्स हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सब म्यूजिक ना सीखने का नतीजा है सर। अच्छा और सर इंसान की सारी समस्याएं, सारे दुख जिनसे इतिहास भरा पड़ा है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों की गलतियां डांस ना सीखने का नतीजा है सर। वो कैसे? युद्ध क्या है? क्या है? दो देशों के सुरों का आपस में न मिलना। अच्छा अगर सभी लोग संगीत सीख लें, एक हार्मनी पैदा हो, विश्व शांति स्थापित हो। ओह वेरी गुड वेरी गुड। और सर अगर किसी आदमी के चलन में कोई भूल चूक हो जाए तो यही कहते हैं ना कि उसने गलत कदम उठाया। अरे भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। और गलत कदम उठना डांस ना सीखने का नतीजा है सर। ओह यू आर राइट, बोथ ऑफ यू आर राइट। तो सर हम चाहते हैं आप संगीत और नृत्य के महत्व को समझें, इसकी जरूरत को महसूस करें सर। भाई हमें बहुत महसूस हो रहा है भाई। सचमुच में महसूस हो रहा है सर। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो सर क्या अब आप हमारा परफॉर्मेंस देखना पसंद करेंगे? यस स्टार्ट। तो सर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस म्यूजिक के थ्रू हमने इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ओह वेरी गुड। जब हम किसी भी इमोशन को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम नदी, ताल, तलैया, पनघट, पोखर, समुंदर वगैरह की कल्पना करते हैं, चारागाहों की कल्पना करते हैं, गड़रियों की कल्पना करते हैं। इस म्यूजिक के थ्रू हमने इमोशन को समंदर की गहराइयों से जोड़ने की कोशिश की है सर। यू नो व्हाट आई मीन? भावनाओं का महासागर। अच्छा हिंद महासागर। ओह नो सर, बिल्कुल नहीं। अब आप इजाजत दे तो हम शुरू करें सर। यस ओके स्टार्ट। जी। गो एंड रन। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर आहा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आहा। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर आहा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओहो आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर आहा, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओहो
कैसा लगा सर? अरे भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे लेकिन ये सब तो बाद में होना है, जब हमारी लेडी फ्रेंड यहाँ पे आएंगी। उनके सम्मान में, उनके इंटरटेनमेंट के लिए होगा ये सब। आप बेफिक्र रहिए सर, सारा इंतजाम हो जाएगा। गुड। और सुनिए, ये म्यूजिक बराबर चलती रहना चाहिए। बिल्कुल चलता रहेगा सर। और डांस भी। जी श्रीमान। भाई हम भी डांस करेंगे अपनी लेडी फ्रेंड के साथ। हाँ बिल्कुल कीजिएगा ना सर। अरे तो हमें प्रैक्टिकल कराइए ना, क्या चाहते हैं मेरी बेइज्जती हो जाए? अरे भाई प्रैक्टिकल कराइए ना। आइए सर, आइए। म्यूजिक दे रहे हैं। ऐसे हाथ रखिए। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता 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 थई थई करते रहिए सर, करते रहिए। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया सर। वेल डन सर, ओह वेल डन। ओह थैंक यू सर। क्या है? आपके बॉडी बिल्डर आए हैं। ओ बॉडी बिल्डर, उनको यहीं भेज दो। ओके। आज हम अपना बॉडी कल्चर यहीं करेंगे। ओके सर। अच्छा सर हम लोग चले। अरे नहीं नहीं, आप लोग भी बैठिए भाई, हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारा बॉडी कल्चर देखें। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग। सर क्या देखा आपने? अपना शरीर थोड़ा सीधा रखे, थोड़ा सा बाई टांग फैलाएं, टांग उतनी ना फैले, पैर एक ही सीध में, कलाई हिप के सामने, तलवार की नोक कंधे के सामने, बायां हाथ आंख की सीध में, कंधा थोड़ा पीछे, सर सीधा, नजर पक्की, चौथे पैतरे पर वार कीजिए। 1 2 3 4 संभालिए। बस देखा आप लोगों ने? आप तो एकदम कमाल करते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था, तलवारबाजी का सीक्रेट 2 बातों में है। वार करना और अपने ऊपर वार न होने देना। तो आपका मतलब है कि हम बिना वार किए हुए भी दुश्मन को मार सकते हैं? बिल्कुल, आपने देखा तो है। अरे हाँ, हमने देखा तो है। तो सर देखा आपने, ये काम कितने महत्व का है, कितनी इज्जत की जानी चाहिए इस काम की। ये नाच गाने की तरह फालतू का काम नहीं है, जरा सोच समझ कर बात करिएगा श्रीमान पहलवान। नृत्य के बारे में इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते हैं। And try to music with a little more respect of you, please. अबे चिड़ी के अट्ठा, तुम लोग मेरी कला का मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? लगता है ससुरा किसी जंगल से पकड़ के लाया गया है। अबे यार टिकू नहीं चाहिए, एक हाथ में बेताला कर दूंगा और तुम्हारे तो सारे सुर ढीले हो जाएंगे मिस्टर टाउनसेन। अरे मिस्टर बॉडी बिल्डर क्या कर रहे हैं? अबे उघर, मैं तुझे जिंदगी भर तेरा पेशा सिखा सकता हूँ। अरे भाई संगीत मास्टर। अबे खटखटे की औलाद, अबे चाहे बे खच्चर की दूध। ओ यू शट अप। अबे तुम पर गिर पड़ो तो तुम्हारा कचरा हो जाए सालो। अबे साले बस एक बार तेरी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए तो तुझे तिगनी का नाच नचा दूं। ओ यू शट अप बोथ ऑफ यू। अरे just give me a chance. I'll teach him how to speak. Oh, you shut up, both of you three! Good morning, कुमार साहब. Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग मिस्टर फिलासफर, आप बिल्कुल सही समय पे आए। अरे भाई जरा इन लोगों में शांति स्थापित कीजिए। क्यों भाइयों? अरे क्या बात हो गई? अरे ये लोग अपने अपने हुनर का बखान करते करते इतना तैश में आ गए कि आपस में गाली गलौज और मारपीट पे उतर आए। छी 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 छी। अरे आप लोग को ऐसा करना शोभा नहीं देता। क्या आपने महार दार्शनिक सेने का वो लेख नहीं पढ़ा जो उसने क्रोध पर लिखा है? अरे क्रोध से बढ़कर घटिया और लज्जाजनक कोई दूसरी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती जो इंसान को एक ही पल में जानवर बना देती है। अरे प्रतीक कार्य में बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए मेरे भाइयों। लेकिन
श्रीमान ये हमारी कला की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। जी संगीत और नृत्य जैसी महान कलाओं का अपमान कर रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे अपमानों से बिल्कुल अछूता रहता है। किसी भी अपमानजनक कार्य का सबसे अच्छा उत्तर होता है धीरज और संयम। ये दोनों अपने पेशे की तुलना मेरे पेशे से करने की जुर्रत कर रहे थे। अरे इससे आप क्यों चिंतित होते हैं मेरे दोस्त? इंसान को इन झूठे अपमानों को लेकर झगड़ना नहीं चाहिए। हमारी तो असली विशेषता है हमारी बुद्धि और हमारे सद्गुण हैं। अबे ओ कुत्ते निकल यहाँ से। अरे ये क्या है कुमार Get साहब? out you lousy bum! अरे ये क्या कर रहे ए, हैं ओ आप साले लोग? भिखमंगे भाग यहाँ से। अरे कमीनों, अरे कुत्तों, अरे ये सब क्या है? मैं नहीं आऊंगा बीज बचाओ कराने। बीज बचाओ भी कराओ, अपने कपड़े भी फटवाओ। लड़ो सालो लड़ो। अरे कपड़े फाड़ दिए। अरे नादान है वो, नादान है। अरे मिस्टर फिलासफर, आई एम वेरी सॉरी। उन लोगों ने आपकी ये गद बना दी। इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। एक दार्शनिक जानता है कि उसको किस स्थिति का सामना कैसे करना है। खैर छोड़िए कुमार साहब, आज आप क्या पढ़ना चाहेंगे? अरे जो कल आपने मुझको यू बा फा पढ़ाया था वो तो मुझे याद कर लिया। आज मैं आपसे एक प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। प्राइवेट? जी हाँ, दरअसल बात यह है कि मैं एक उच्च वर्ग की महिला से प्रेम करता हूँ। ओके। और मैं चाहता हूँ कि उसके चरण कमलों में सुंदर सा एक प्रेम पत्र आई मीन लव लेटर अर्पित कर सकूं। ओके, ओके। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस काम में मेरी मदद करें। हाँ, ठीक है कुमार साहब। अच्छा ये बताइए वो लिखना ठीक रहेगा या नहीं? हाँ बेशक। तो मेरे ख्याल से आप पद में लिखना चाहेंगे या वर्ष में? अरे नहीं भाई, वर्षस नहीं चलेगा। इसका मतलब आप गद्य में लिखना चाहेंगे यानी प्रोज में? अरे भाई प्रोज भी नहीं चलेगा। लेकिन श्रीमान इन दोनों में से तो एक में तो लिखना ही होगा। वो क्यों? वो इसलिए माय डियर सर कि जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, प्रोज या वर्ष। सिर्फ प्रोज या वर्ष? यस, जो प्रोज होता है वो वर्ष नहीं होता और जो वर्ष होता है वो प्रोज नहीं होता। अच्छा ये बताइए इस वक्त ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये क्या है? ये प्रोज है। ये प्रोज है? यस। अच्छा अगर हम ये कहें कि बाउंसर मेरी टोपी लाओ सर। या बाउंसर मेरी बेल्ट लाओ सर। तो ये क्या है? ये प्रोज है। ये प्रोज है? यस। अरे वाह, मैं इतने सालों से प्रोज बोल रहा हूँ मुझको पता ही नहीं। अरे थैंक यू वेरी मच, आपने मुझको इतनी बड़ी बात बता दी। छोड़िए, देखिए मैं उन्हें प्रेम पत्र अंग्रेजी में लिखना चाहता हूँ। जैसे माय अनरेडी डार्लिंग, आई एम डाइंग फॉर लव ऑफ योर ब्यूटीफुल आईज। और मैं ये चाहता हूँ कि इसको और सुंदर ढंग से लिखने में आप हमारी मदद करें। हाँ, कई तरीके हैं कुमार साहब। अच्छा। जैसे माई अनरेडी डे डार्लिंग, आई एम डाइंग फॉर लव ऑफ योर ब्यूटीफुल आईज। वाह। आप यो भी कर सकते हैं, योर ब्यूटीफुल आईज आई एम डाइंग। आप यो भी कर सकते हैं, फॉर लव ऑफ योर ब्यूटीफुल आईज माई ऑर्डिनरी डार्लिंग। आप यो भी कर सकते हैं, माई ऑर्डिनरी डार्लिंग फॉर लव ऑफ योर ब्यूटीफुल आईज। अरे तो इतने तरीकों से कह सकते हैं? यस। अच्छा ये बताइए इन सब में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट तो आप वाला है कुमार साहब, माई ऑर्डिनरी डार्लिंग, आई एम डाइंग फॉर लव ऑफ
योर ब्यूटीफुल आईज। सच कह रहे हैं आप? यस यस। अरे कमाल हो गया, मैंने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन पहली बार में ही मैंने बेस्ट चीज निकाल ली। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, यू कम टुमारो, गो टुडे। ओके ओके। बाय बाय। अरे आप निश्चिंत रहिएगा कुमार साहब, मैं बिल्कुल ठीक समय पे आ जाऊंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। बाय 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 बाय। बाउंसर, टेलर मास्टर हमारा सूट लेकर आया कि नहीं? अभी नहीं आया सर। ओह, कितना बदमाश है वो। सारा दिन तो बीत गया उसका वेट करते करते, जबकि हम इतने बिजी आदमी हैं। अरे मुझको मिल जाए तो उसको छठी का दूध याद दिला दूं मैं। हाँ? बन गया हुजूर, आपका कोट बन गया। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हुजूर मैं जल्दी नहीं आ सका, पूरे 20 आदमी आपके ही ऊपर लगे हुए थे। क्या हमारे ऊपर लगे हुए थे? नहीं, मेरा मतलब आपके कोट के ऊपर। अबे वो तो तुमने मेरा पतलून बनाया था ना, वो इतना तंग कर दिया कि पहली बार पहनने में ही पसीना छूट गया। 2 जगह से उसकी सीवन उधड़ गई है। वो उधड़ कर ढीली हो जाएगी धीरे। अच्छा, अगर हम यूं ही पहनते रहे उसको तो ना। हुजूर ये देखिए आपका अपना कोट, इतना खूबसूरत डिजाइन किया है कि कोई क्या करेगा। इसे कहते हैं आर्ट। टार्च लेकर ढूंढिएगा तब भी मेरे जैसा डिजाइनर नहीं मिलेगा आपको। अरे मेरे फिट तो आ जाएगा ना। क्या बात कर रहे हैं हुजूर, ऐसा फिट आएगा कि लगेगा आप कोट पहने हुए पैदा हुए हैं। अच्छा। हुजूर 11 साल पेरिस आला मोद में काम किया है। हाँ, ये जो तुम पहने हुए हो, क्या ये मेरा वो कपड़ा नहीं जो पिछले साल मैंने सिलने के लिए दिया था? मेरी आंखें इसे पहचानने में जरा भी धोखा नहीं खा सकती हैं। जी हुजूर, दरअसल ये कपड़ा मुझे इतना पसंद आ गया था कि मैंने अपने लिए बना लिया था। अबे तो मेरे में से तो नहीं सिलवाना चाहिए था ना। लेकिन आप चिंता ना करें, आप मेरा पहन लीजिएगा। क्या इतने से हो, मेरे आ जाएगा, यही पे फंस के रह जाएगा। हुजूर तो फिर अपना कोट ट्राई कर लीजिए। चलिए आइए। अब हम शहर में टहलने के लिए जाएंगे ताकि लोग हमारी ये पोशाक देख सकें। बाउंसर नंबर 1 सर, बाउंसर नंबर 2 सर, हमारे पीछे पीछे आओ। ठीक पीछे चलना। हाँ, पीछे पीछे, जल्दी जल्दी। और इस बात का ध्यान रहे कि ठीक पीछे चलना, एकदम नजदीक। अरे अब इतना नजदीक भी नहीं, ताकि लोग ये समझें कि तुम लोग हमारे लाइफ बॉय हो। लाइफ बॉय? लाइफ गार्ड सर? हाँ, वही वाओ। पीछे पीछे आओ।
तुम लोग जाओ। अरे मैरी, 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 मैरी। यस सर, आपने मेरे को बुलाया सर। हाँ सुनो। अरे ये हंस क्यों रही है? अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है? अरे सर, ये आपने क्या पहना हुआ है सर? What do you mean? ओह माय गुडनेस सर। अरे अरे तू मुझ पे हंस रही है, बदतमीज कहेंगी। नो 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 सर, मेरे को तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए सर। अरे अब चुप हो जा, वरना वो झापड़ धरूंगा कि चकरा के बेहोश हो जाएगी। समझे? हमको माफ करिएगा सर। बेवकूफ कहेंगे। और सुनो, हमारे कुछ खास मेहमान अभी आने वाले हैं, इस घर को जरा ठीक कर दो। माय गुडनेस सर, आपका ये मेहमान लोग यहाँ पर आकर पूरा घर तितिर बितिर कर देता है। उनका नाम सुनते ही मेरे को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो तुम्हारे खातिर हम अपने घर के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दें? सबके लिए नहीं सर, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो बंद करना ही पड़ेगा। अब ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर रखा है तुमने? हाय राम, ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे कुछ दुनियादारी का ख्याल है या नहीं? क्या चाहते हो, सारी दुनिया तुम्हारी खिल्ली उड़ाए? अरे श्रीमती जी, सिर्फ बेवकूफ लोग ही मेरी खिल्ली उड़ा सकते हैं बस। तो इसमें कौन सी कसर बाकी रह गई है? सारी दुनिया हंसती फिर रही है तुम पर। अरे सारी दुनिया से तुम्हारा क्या मतलब है? ये सारे अमेरिकी, जापानी, पाकिस्तानी, कौन थे सारे लोग? सारी दुनिया मतलब सब लोग। अरे यही मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से वो सब लोग? वो सारे समझदार लोग जो तुम्हारी तरह अकल के पीछे डंडा लेकर नहीं पड़े हुए हैं। अरे मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। मेरा ये घर तो रही नहीं गया है, सर्कस कार्निवाल बन गया है। सारा दिन तुम्हारी म्यूजिक की टूटा और धमाधम के अलावा कुछ और सुनाई नहीं पड़ता है। अब तो पड़ोसियों की नाक में भी दम आ गया है। मेम साहब, तुम बिल्कुल ठीक बोला। साहब का मेहमान लोग यहाँ आकर पूरा घर फैला देता है। सफाई कर करके हमारी टांगे टूट जाता है, और तो और पूरे शहर का कचरा इधर ही लेकर आता है ये उठाईगिरी। ओ यू शट अप, बहुत ज्यादा बकबक करने लगी तो। ठीक ही तो कह रही है, और तुमसे तो ज्यादा अकलमंद है। और मैं पूछती हूँ, इस उम्र में तुम्हें ये नाचने गाने की बीमारी क्यों लग गई? और खास तौर पर वो तलवारबाज साला कूद कूद के पूरी फर्श तोड़ दिया है। ओ यू शट अप, तुम दोनों एकदम जाहिल हो। अरे इन सब चीजों को समझने की तुम लोगों में जरा भी तमीज नहीं है। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं है कि सोचो, घर में एक जवान लड़की है, शादी की उम्र हो चली है बेचारी की। ठीक है, जब कोई अच्छा लड़का मिलेगा तब सोचेंगे। अभी तो मुझे कुछ सीखने दो, ज्ञान प्राप्त करने दो। अरे मेम साहब, हमने सुना है साहब अपने इस चिड़ियाघर में एक फिलोसफर भर्ती किया है। ओ यू शट अप। अब ये फिलोसफर क्यों भर्ती किया? क्यों ना करें? अरे मुझे शर्म आती है तुम लोगों की अज्ञानता पर। अच्छा ये बताओ कि इस वक्त ये जो तुम बोल रही हो ये क्या है? अरे मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं ये क्या हैं? ये समझदारी भरे शब्द हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। अरे मैं ये भी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे या जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है? गोबर। ओ डैम फूल! अरे मेरा मतलब था कि हम दोनों अपने मुंह से जो उगल रहे हैं ये क्या हैं? ये क्या है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? अरे कहो जो जी में है, मुझे क्या पता। मुझे क्या पता? अरे इडियट, इसे प्रोज कहते हैं, प्रोज। रोज? हाँ, प्रोज यानी गद और वर्स माने पद। और जो प्रोज नहीं होता है वो वर्स होता है, और जो वर्स नहीं होता है वो प्रोज होता है। इसे ही कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। अरे आया कुछ तुम्हारे दिमाग में? और मारी तुम ये बताओ कि जब तुमको यू कहना होता है तो क्या करना होता है? क्या? अच्छा तुम यू कह के देखो। ठीक है, यू। हाँ तो ये बताओ तुमने क्या किया? अब मैंने तो वही किया जो आपने कहा। ओफो, अरे मेरा मतलब है कि जब तुमने यू कहा तो किया क्या? अरे सर, आपने जो बोला मैंने तो वही किया। अरे जाहिल हो एकदम। अरे देखो, मेरा मतलब है कि जब तुमने यू कहा तो नीचे वाले जबड़े को ऊपर वाले जबड़े के पास ले गई, फिर नीचे वाले ओठ को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाया, जैसे किसी को मुंह चढ़ाते, ऐसे यू। ठीक है, यू। ओ ये चल अब।
बदतमीज, मुझको चिढ़ाती है। सर ये तो बड़ा नॉलेज की बात है। हाँ सचमुच ज्ञान का भंडार खुल गया। अरे ये तो कुछ नहीं है, जब तुम ओ बा फा सुनोगी तब देखना। हे भगवान, अब ये सब क्या है? हाँ, और इससे किसका भला होगा? अरे तुम दोनों पागलों से तो बात करके मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो जाता है। तो अपने इस गुस्से से उन मदारियों और भाड़ों को निकाल के बाहर कर देना। खास तौर पर वो तलवारबाज साले है, मैं पूरी फर्श तोड़ दी है। ओ यू शट अप, मैं बताता हूँ तुमको कि ये हा हू क्या होता है। चल वो तलवार ला। हू समझ में आता है इसके। हाँ, और तू भी अपना औजार ला और मुझ पे वार कर। अरे मजाल है कि मुझको छू भी जाए। अरे 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 ये क्या कर, अरे ये क्या कर? अरे सर, आप ही ने तो हमें वार करने के लिए बोला था, और फिर यही तो मेरा हथियार है। ये तेरा हथियार है, और मैंने वार करने को कहा था तो मारना शुरू किया तो मारती चली गई। अरे मेरे तो वार का इंतजार करना चाहिए था। चल बेवकूफ पहनती। तुम पागल हो गए हो डॉली के पापा। जब से तुमने ये ऊंची क्लास वालों की संगत की है, तुम्हारा दिमाग उल्टा हो गया है। और तुम्हारा वो दोस्त दलाल, सत्यानाश हो उसका। मुझे लगता है उसने तुम्हें कुछ घोल के पिला दिया है। ओ बी क्वाइट, जरा सोच समझ के बात करो। अरे तुम क्या जानो कि दलाल क्या चीज है? कितना ग्रेट आदमी है वो, तुम तो सोच भी नहीं सकती। पूरी मिनिस्ट्री में दबदबा है उसका। चीफ मिनिस्टरों और गवर्नरों के साथ उठना बैठना है उसका। बड़े बड़े एम्बेसडरों के साथ उसकी दोस्ती है। इतना बड़ा ग्रेट आदमी मुझको माय डियर फ्रेंड कहता है, मेरे घर आता है, मुझको अपने बराबर का समझता है, और एम्बेसी में जहां भी जाता है मेरी तारीफें करके आता है। तारीफें करके आता है, बदले में रुपए उधार ले जाता है। अरे इतना बड़ा ग्रेट आदमी मुझसे रुपए कर लेता है, तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि नहीं? बताओ। मैं ये सिर्फ जानता हूँ कि उसने मुझसे रुपया लिया है, वो मुझको जल्दी ही वापस कर देगा। तुम्हें उम्मीद है? अरे उसने प्रॉमिस किया था कि नहीं? किया था, पर मुझे उम्मीद नहीं है। उसने कसम खाई थी। रुपए भी खा जाएगा। ओफो, अच्छा मेरा भेजा मत चाटो, समझे? सर, क्या है? दलाल साहब आए हैं। ओ दलाल साहब, प्लीज डिलीवर हिम हियर। ओके सर। लो, आ गया हुआ लल्लो चप्पो करने और रुपए ऐंठने। ओ यू शट अप योर डर्टी माउथ आर्गन। हेलो मिस्टर झुनझुन। Oh, Mr. Dalal, how are you? माय फ्रेंड, हाउ डू यू डू? Fine. I am very well at your service. ओह या, ओह यू लुक वेरी स्मार्ट। Oh, is you think so? या भाई, इस नई ड्रेस में तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैंने पूरे क्लब में आज तक आप जैसा खूबसूरत यंग मैन नहीं देखा। क्या खींच के डिब्बा मारा है मक्खन का? जरा पीछे घूमिए। हाँ पीछे। हाँ। Oh, shit. वाह, मोस्ट एलिगेंट। पीछे से भी उतना ही कार्टून है जितना सामने से। सच कह रहा हूँ झुनझुन। ओ मिस्टर कुमार भाई, आपसे मिलने के लिए दिल कितना बेचैन था, क्या बताऊं। आप तो जानते ही हैं मेरे दिल में आपके लिए कितनी जगह है। अभी कल ही एक मिनिस्टर से आपके बारे में बात हो रही थी। अरे ये तो आपकी मेहरबानी है बस। अरे नहीं, मेहरबानी तो आपकी है भाई, मैं तो आपका कर्जदार हूँ। वो तो हमें पता ही है। भाई आपने कई मौकों पर मेहरबानी करके मुझे रुपए उधार दिए हैं। आपके एहसानों का बदला चुकाना तो इम्पॉसिबल है। अब क्या कहती है औरत? भाई कुमार साहब ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं तो कर्जा उतारना चाहता हूँ। मैं तो दरअसल आया ही इसलिए हूँ कि मिल करके हिसाब देख लिया जाए। देखिए मिस्टर दलाल, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी शेमफुल। नो 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 मिस्टर कुमार, मैं जो लेता हूँ उसे लौटाना जानता हूँ और हर एहसान याद रखता हूँ। चलिए मिलकर हिसाब कर लिया जाए। ठीक है ठीक है। क्या कहा था औरत? हाँ भाई, मेरा तो प्रिंसिपल है कि जितनी जल्दी हो सके सिर से कर्जे का बोझ उतार लो। देखा, सुन लिया तुमने? हाँ देखे मैंने कितना लिया था आपसे। अरे तुम और तुम्हारा शक। मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि आपने
कितना दिया था मुझे? हाँ मिस्टर दलाल, मुझे याद है। पहली बार मैंने आपको दिया था 20,000 रुपए। ठीक। उसके बाद फिर मैंने आपको दिया 15,000 रुपए। यस। उसके बाद फिर आपने मुझसे लिए 30,000 रुपए। राइट। उसके बाद 4,000 रुपए दिए आपके कपड़े वाले को। करेक्ट। और फिर 5,000 रुपए दिए आपके बनिए को। दैट्स एग्जैक्टली राइट। और आखिर में मैंने दिए 11,500 रुपए आपके मैरिज वाले। ठीक। अब बताइए कि टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 81,500। दलाल साहब, आप जो है मुझे अब 18,500 रुपए और दे दीजिए। अरे मैं आपको 1,00,000 रुपए लौटाऊंगा ना। आपको भी हैंडसम अमाउंट लेते हुए अच्छा लगेगा। देखा, सही था ना मेरा अंदाजा? देखिए, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। अरे ये आदमी तुम्हें भैंस बना के दूर रहा है। देखिए, कोई परेशानी हो तो मैं कहीं और से अरेंज कर लूंगा। अरे नहीं नहीं मिस्टर दलाल, मुझे जरा भी परेशानी नहीं है। तुम्हें बर्बाद किए बिना इसे चैन नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ चुप होगी या नहीं? कुमार साहब जी। परेशानी हो तो निसंकोच कर दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, परेशानी की तो कोई बात है ही नहीं। ये पूरा ठग है। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जाओ। तुम्हारे खून की आखिरी बूंद तक चूस लेगा कटमल। अरे चला। कुमार साहब, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुझे रुपए कर्जा देने के लिए लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, मगर आप मेरे दोस्त हैं। दूसरों से रुपए लेके मैं अपने दोस्त का दिल नहीं तोड़ूंगा, समझे आप? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं अभी आपको ला करके देता हूँ। 300 रुपए देने जा रहे हो? तो क्या करो, इतना गिरफ्त आदमी है, इसको मना कर दो। जो जाता है हर जगह मेरी तारीफें करता है। हटो यहाँ से। बाहर में जाओ तुम, उल्लू हो एकदम तुम। क्या बात है मिसेस कुमार, आज बहुत परेशान लग रही हैं। जी हाँ, मौसम बहुत खराब है ना। हाँ, बड़ा अजीब सा मौसम है। ये बताइए, आपकी बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही है। वो जहाँ भी है बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। कैसी चल रही है वो? मेरा ख्याल है अपने 2 पैरों पर ही चल रही है वो। आप तो बड़ी अच्छी कॉमेडी कर लेती हैं। एक दिन उसको लेकर आइए ना, एक कॉमेडी पहले आने वाला है। जी जरूर, हंसना बहुत पसंद है हमें। जी हाँ, बहुत हंसमुख स्वभाव है आपका। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग आपके एडमायरर रहे होंगे जब कभी आप यंग रही होंगी। अब इस मुँह को मैं बुढ़ी नजर आ रही हूँ। हाँ, अब तो मिसेस कुमार बुढ़ी हो गई है, गर्दन हिलने लगी है उनकी ना। नो 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 मिसेस कुमार, दरअसल मैं भूल गया था कि आप अभी भी यंग हैं। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया। प्लीज प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं सचमुच माफी चाहता हूँ, प्लीज। छे लीजिए मिस्टर दलाल, ये पूरे 18,500 रुपए हैं। चलिए गिन लीजिए। अरे गिनना क्या है, आप हमेशा से मेरे हैं, मैं हमेशा से आपका हूँ। अरे हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने लिखा था, प्रिंसेस खैरागढ़ आज शाम को आपके यहाँ आने वाली। भाई बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया उन्होंने आपका ये इनविटेशन। अरे दलाल साहब थोड़ा आगे। अरे हाँ, एक हफ्ते से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई तो वो हीरे की अंगूठी वाली बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल वो तो बहुत संकोच कर रही थी, मगर मेरे बार बार इंसिस्ट करने से उन्होंने आपकी ये प्रेजेंट भी एक्सेप्ट कर ली। ये हाथ अच्छे बताइए, उनको वो कैसी लगी अंगूठी? बहुत गजब भाई, उस डायमंड ने तो उनके दिल में आपके लिए और भी ज्यादा जगह बढ़ा दी। अरे ईश्वर करे ये सच हो। एक बार चिपकता है तो वो टलने का नाम ही नहीं लेता। कुमार साहब, मैं आपके इमोशंस और आपके प्रेजेंट्स दोनों के बारे में उनसे खूब तारीफ किया करता। अरे मिस्टर दलाल, यू आर ओवरलोडिंग मी विद योर काइंडनेस। अब देखिए ना, आप हमारे लिए कितने छोटे छोटे से काम करते हैं। ओहो कुमार साहब, आप बिल्कुल इसको मेंशन मत करिए। आप मेरे दोस्त हैं और दोस्ती में तो सब कुछ करना पड़ता है, और वक्त पड़ेगा तो क्या आप मेरे लिए नहीं करेंगे? Oh, of course, a friend in need indeed. इंडीड। शक्ल से भी नफरत है मुझे। जी हाँ कुमार साहब,
वो दोस्ती ही तो थी कि प्रिंसेस खैरागढ़ से मेरा संबंध था। जी मगर जैसे मुझे पता चला कि आपको उनसे लव हो गया तो मैं रास्ते से हट गया, बल्कि आपके लिए कन्विंसिंग करने लगा था उनसे। अरे दलाल साहब, आपकी इस त्याग से तो मैं वाकई गदगद हो उठा हूँ। टलेगा नहीं क्या यहाँ से? हाँ, बड़ी घुट रही है दोनों में। वैसे कुमार साहब, आपने वाकई बहुत गजब का तरीका निकाला उनका दिल जीतने के लिए। भाई औरतें चाहती क्या है? तारीफें, लव लेटर्स, गुलदस्ते, तोहफे, रुपए, जेवर। भाई इन हथियारों से तो बड़े से बड़ा किला भी धड़ाम से नीचे आ गिरता है। जी जी, अजी दलाल साहब, उनके दिल तक पहुंचने के लिए मुझे जितना भी रुपया खर्च करना पड़े मैं करूंगा। उनके प्यार के आगे तो ये सारी दुनिया बेकार है। बहुत देर हो गई बात करते हुए, तो सुन क्या क्या कह रहे। आज शाम को जी जा। भर कर उनके दीदार कीजिएगा, आपकी आंखों की प्यास बुझ जाएगी। अरे मिस्टर दलाल, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को शाम को अपनी सिस्टर के घर भेज दिया और रात में वहीं रुकने के लिए भी कह दिया है। बहुत अच्छा किया। ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाए। अरे बहुत अच्छा किया आपने। अरे बदतमीज, छुप छुप के सुनती है बातें, शर्म नहीं आती? आइए दलाल साहब, हम लोग बाहर। हाँ भाई, साहब ने मारा, लेकिन ये पक्की बात है कि दाल में कुछ काला है, अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है मैरी कि मुझे इनकी हरकतों पर शक हुआ हो। मुझे बहुत पहले से ही शक था कि जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है और मैं इसका पता लगा कर रखूंगी। पर अभी तो मुझे अपनी बेटी डॉली की चिंता है। वो तो जानती है वो कुक्कू को कितना चाहती है और कुक्कू भी उसे बहुत चाहता है और मुझे भी वो लड़का बहुत पसंद है। उन दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना? अरे बहुत अच्छा रहेगा मेम साहब, सच्ची। कुक्कू आपको पसंद है तो उसका साथी बिट्टू मेरी को पसंद है। मेम साहब, उन दोनों के साथ हमारा भी जोड़ी बना दो ना। अच्छा ठीक है तू अभी उसको बुला कर ला, फिर बाद में हम दोनों मिल के डॉली के पापा से निपटते। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इससे अच्छी बात और क्या होगी उन दोनों के लिए। जा। चली जा धोखेबाज लड़की, और अपनी झूठी बातों से मुझे बहलाने की कोशिश मत कर। हाँ, तो क्या आप इस तरह पेश आएंगे हमारे साथ? जा और जाकर अपनी धोखेबाज सहेली से कह दे कि इस मासूम दिल से खिलवाड़ करना छोड़ दे। हाँ, इन्हें क्या हुआ है? माय डियर बिट्टू, तू ही बता ना क्या हुआ है इन्हें? माय डियर बिट्टू, चल झूठी, कभी सूरत मत दिखाना अपनी। हाँ, तो तुम भी? अरे चली जा मेरी आंखों के सामने से, मुझसे कभी बात मत करना। ओह माय गुडनेस, कितनी अजीब बात है। लगता है दोनों मिर्ची खाकर आया है। चलो डॉली को भी ये खबर सुना दूं। हाँ? बिट्टू, कुक्कू, कैसा सुलूक किया गया है प्रेमी के साथ, और प्रेमी भी मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार, सिंसियर और डिवोटेड। जी हाँ, बहुत ही बुरा सलूक किया गया है हम दोनों के साथ। मैंने दिल की गहराइयों से प्यार किया उसे, उसके अलावा दुनिया में किसी और चीज की परवाह नहीं की, उसके अलावा दुनिया में किसी और चीज के बारे में कभी सोचा तक नहीं। सोचता हूं तो उसी के बारे में, सपने देखता हूं तो उसी के, जीता हूं तो उसी के लिए, मरता हूं तो उसी के लिए, उसी के लिए, उसी के लिए। और बदले में क्या मिला मुझे? 2 दिन से उसने सूरत तक नहीं दिखाई। 2 दिन जैसे सेंचुरी बन गई। अबे बन नहीं गई, बीत गई। हाँ बीत गई, और रास्ते में अचानक दिखाई पड़ जाती है। मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, उसके पीछे दौड़ता हूँ, और क्या होता है?
वो बेरहमी से निगाहें बदल कर चली जाती है जैसे मुझसे कभी मुलाकात ही ना हुई हो। अरे मेरे साथ भी यही हुआ है, बिल्कुल यही। बिट्टू, कुक्कू। तुमने कभी डॉली से ज्यादा बेरहम लड़की देखी है? अरे कुक्कू, तुमने कभी मैरी से ज्यादा कमीनी लड़की देखी है? जबकि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, आहें भरी, दिल जलाया। अरे मैंने उसके साथ रसोई के काम में हाथ बटाया, उसके कदमों में ढेरों आंसू बहाए। अरे उसके लिए कुएं से सैकड़ों बाल्टियां पानी खींचा, अपने से ज्यादा उसे प्यार किया, कितनी तकलीफें उठाई, चूल्हे में लकड़ियां फूंक फूंक कर अपनी आंखें फोड़ ली, और आज वो निगाहें बदल लेती है। आज वही मुंह फेर कर चल देती है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे उसे जरूरत है 2 करारे छापड़ों। खबरदार, आज से कभी मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मैं अजी तौबा तौबा कीजिए, और ना कभी उसकी सफाई देना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालांकि तुम उसकी सिफारिश करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी इस नफरत को बरकरार रखूंगा। आज से उसका और मेरा वास्ता खत्म। मेरा भी। वो जो आता है ना उसके घर में, लाट साहब, लगता है उसी पे दिल आ गया। अब जाहिर सी बात है वो अपनी बराबरी वाले पोजीशन वाले को ढूंढेगी। पर बिट्टू, कुक्कू, भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी खुददारी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कबूल नहीं। और इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। बिट्टू, कुक्कू, तुम मेरी नफरत और मेरा गुस्सा बढ़ाए रखने में मेरी मदद करो। उसके जितने ऐब हैं, बुराइयां हैं, ढूंढ ढूंढ के मुझे बताओ, ताकि मैं उससे नफरत करने के लायक बन सकूं। वैसे भी देखा जाए तो उसमें है ही क्या, सिर्फ नखरे करना जानती है, किसी को प्यार क्या करेगी। अब भाई मुझे तो उसमें कोई खासियत नजर नहीं आती, उससे अच्छी आपके लिए हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी। हाँ, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी है, जज्बा है, कशिश है। अरे यार, उसका मुंह बहुत चौड़ा है। हाँ, लेकिन कितना दिलकश लगता है, चूमने को दावत सा देता है। कद भी लंबा नहीं है, इतना सा है, इतना सा। हाँ, लेकिन डील डाल और फिगर कितना सेक्सी है। अबे चाल ढाल में अजीब किस्म की लापरवाही है। हाँ, लेकिन उस पर कितनी अच्छी लगती है, और दिमाग भी आला दर्जे का। उसकी बातचीत कितनी मीठी और प्यारी है। अबे वो हमेशा सीरियस बनी रहती है। तो तू क्या चाहता है बे, हमेशा औरतों की तरह ही करती रहे? मेरे लाल, औरतों को हमेशा ही करना शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका स्वभाव भी कुछ अजीब है, पल में कुछ और पल में कुछ। हाय बिट्टू, यही तो वो अदाएं हैं जिनका फरेब आदमी खाता है। अबे तो सीधे सीधे कहना कि तू उससे प्यार करने को तुले बैठा है, चाहे कुछ हो जाए। प्यार? अबे मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उससे प्यार नहीं करूंगा। मैं उससे नफरत करूंगा, सिर्फ नफरत। लेकिन कैसे करेगा? तू तो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझता है। यही तो वो तरीका है जिससे मैं उससे अपना बदला लूंगा। उससे बेपनाह नफरत करूंगा, उसे छोड़ दूंगा, ये जानते हुए भी कि वो कितनी प्यारी है, दिलकश है। बिट्टू, लोग आ रहे हैं। मेरे को तो इतना धक्का पहुंचा है कि क्या कहूँ। ये देखो, ये रहे ये लोग। मैं तो उससे बात तक नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ हो गई है कुकू? माय डियर बिट्टू, बिट्टू क्या तुम्हें कब्ज हो गई है? क्या किसी बात से नाराज हो कुकू? ये मुंह क्यों खुला रखा है बिट्टू? सुबह सुबह किसका मुंह देखकर उठे थे डियर? क्या सुबह सुबह आईने में अपनी सूरत देख ली थी बिट्टू? जवाब क्यों नहीं देते कुकू? क्या गूंगे हो गया बिट्टू? कितनी शर्म की बात है। बदतमीजी की तो हद है। लगता है थोड़ी देर पहले की मुलाकात से कुछ गलतफहमी हो गई है। यानी इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है। हम सुबह सुबह बिना बात किए चले गए थे, शायद इसीलिए नाराज हैं। अच्छी तरह जानती हैं कि क्या वजह है। हाँ जालिम, मजबूर होकर बोलना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन इस भरोसे में मत रहना कि तुम मुझे तड़पाने में कामयाब हो जाओ, और इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ो, मैं खुद ही तुमसे संबंध तोड़ता हूं। हालांकि तुम्हारी मोहब्बत को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरा दिल टूटेगा, मुझे तकलीफ होगी, लेकिन मैं सब कुछ सह लूंगा।
अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। और मैं भी ऐसा ही करूंगा। तुम खामखा इतने परेशान हो रहे हो, मुझे बताने तो दो डियर, मैंने सुबह तुमसे बात क्यों नहीं की? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जानते हो डार्लिंग, हम सुबह सुबह बिना बात किए क्यों चले गए थे? मुझे जानने की जरूरत नहीं है। दरअसल आज सुबह जब हम मिले हैं तो नहीं, मैंने कहा ना। उसकी वजह तो बता दे तो। नहीं धोखेबाज। सुनो तो सही, एक लफ्ज भी नहीं। कुछ कहने तो दो। मैं बहरा हूँ, कुछ नहीं सुन सकता। कुकू, नहीं, बिट्टू, कभी नहीं। सिर्फ 1 मिनट रुको, फिजूल है, जरा सुन तो लो। बेकार है। बस 1 मिनट, आधा भी नहीं, एक लफ्ज चौथाई भी नहीं। प्लीज, शट अप, फॉर गॉड सेक। गेट आउट। तो ठीक है, अगर नहीं सुनना चाहते हो तो जो मन में है वो करो। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक, जरा सुने तो सही, क्या वजह थी तुम्हारी बेरुखी की? अब मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ तो बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? नहीं, अब बेकार है। बताओ ना। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अब मेरा मन नहीं है। अरे अभी तो कहना चाह रही थी तुम, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। हाँ लेकिन अब नहीं चाह रही, नहीं चाह रही और नहीं चाह रही। प्लीज डियर। नहीं, मैंने कहा ना। मान जाओ ना, देखो इतनी बेदर्द ना बनो। अब बेकार है। मेरी बात तो सुनो। मुझे तंग मत करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। डॉली। नहीं, मैरी। कभी नहीं। ओ डियर। शट अप। ओह डार्लिंग। गो टू हेल। तो ठीक है, अगर तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि अपनी बेरुखी की वजह बताकर मेरे टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश करो, तो ले बेरहम कातिल, अपने चाहने वाले को एक आखिरी बार देख ले। मैं तेरी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। और मैं भी उतनी ही दूर चला जाऊंगा जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। कुकू, बिट्टू। क्या कुछ कहा? नहीं। कहाँ जा रहे हो कुकू? कहाँ जा रहे हो बिट्टू? वहां जहां आदमी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। तुम्हारा मतलब है कुकू, तुम अपनी जान दे दोगे? तुम्हारा मतलब है बिट्टू, तुम अपना जान दे दोगे? हाँ पत्थर दिल लड़की, क्योंकि तुम यही चाहती हो। क्या मैं ऐसा चाहूंगी कि तुम मर जाओ? क्या मैं ऐसा चाहूंगी कि तुम मर जाओ? हाँ, तुम यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। ये कैसे सोच लिया तुमने कुकू? ये कैसे सोच लिया बिट्टू? क्योंकि तुम्हें मेरी गलतफहमी दूर करने की परवाह नहीं है। परवाह नहीं है? तुम सुनने के लिए तैयार ही कहो जो मैं तुम्हें कुछ बताऊं? इस सारी परेशानी की जड़ तो हमारी आंटी थी, जो उसी वक्त हमारे पीछे पीछे आ रही थी। वो हमेशा बस हमें लेक्चर देती रहती हैं कि दुनिया के सारे मर्द 1 नंबर के कमीने और मक्कार होते हैं। बस यही असली वजह थी। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो डॉली? तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रही हो मैरी? नहीं कुकू, मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं जो भी कह रही हूँ सब सच कह रही हूँ। और सच के सिवा कुछ नहीं कह रही। हाँ जालिम, तुझे अच्छी तरह पता है कैसे तेरे होठों से निकलने वाला एक ही लफ्ज मेरे जख्मों का मरहम बन जाएगा। इन चुड़ैलों की मीठी मीठी बातों से हम कितनी आसानी से फुसला लिए जाते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी बातों से कितनी आसानी से बहला लिए जाते हैं।
अरे मैरी, अरे आएगी नहीं आई कुक्कू को बुला के? आने वाला था कुक्कू, पता नहीं कहाँ, क्या है इन लोगों में, क्या बात हुई है? अरे यार मैरी, अरे कहाँ है? नमस्ते आंटी। अरे कुक्कू बेटा, आओ आओ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। खुश रहो खुश रहो, बहुत अच्छे समय पर आए हो तुम। अभी डॉली के पापा आते ही होंगे, तुम आज अपनी सारी बात खुद ही कह डालो। आंटी, आपकी बात सुनकर जैसे मेरी जान में जान आ गई। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, मैं बहुत दिनों से आपसे सीधे बात करना चाह रहा था, बिना किसी तीसरे के माध्यम से। सर, क्या आप मुझे अपना दामाद बनने का सम्मान प्रदान करेंगे? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या आप एक सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे? जी। क्या आप उच्च श्रेणी यानी उच्च वर्ग के हैं या नहीं? सर, मुझे लगता है इंसान का इस तरह का दिखावा करना हद दर्जे की नीचता है। सर, मैं ऐसे माँ बाप का बेटा हूँ जिनका जीवन सम्मान पूर्वक गुजरा है। सर, मेरे पास इतने साधन हैं कि मैं समाज में एक अच्छी हैसियत से रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपके जहन में जो उच्च वर्ग की तस्वीर है, उसके हिसाब से मैं उच्च वर्ग का नहीं हूँ। तो मेरा जवाब भी सीधा सा है कि मेरी बेटी आपके लिए नहीं है। हम लोग क्या जॉर्ज पंचम के खानदान से हैं? मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है। हमारे तुम्हारे घर वाले सीधे साधे शरीफ देहाती थे। क्या बकवास कर रही हो? वो व्यापारी बनिए नहीं थे, मेरे और तुम्हारे दोनों के घर वाले। इस औरत का तो सत्यानाश हो, हमेशा ऐसी ही बात सोचती है। अरे अगर तुम्हारा बाप देहाती बनिया था तो ये उसकी बदकिस्मती थी, लेकिन जहां तक मेरे डैडी का सवाल है, सिर्फ ऊजड़ और कड़ के लोग ही उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं। अभी मैं तो अपनी जानता हूं, मैं किसी हाई ब्रीड के जेंटलमैन को ही अपना दामाद बनाऊंगा बस। तुम्हारी बेटी के लिए एक ऐसा पति होना चाहिए जो उसकी उम्र का हो, उसे पसंद हो और उसे खुश रख सके। एक रईस जादे भिकमंगे जेंटलमैन से एक गरीब पर ईमानदार व्यक्ति लाख दर्जे अच्छा है। मेम साहब, तुम बिल्कुल ठीक बोला। हमारा भी गांव में एक रईस का लड़का था, वो इतना भोंदा और बदतमीज था कि क्या कहूँ। ओ यू शट अप मिस बदतमीज, हर जगह अपनी टांग उछलती है। देखो, मुझे प्रेस्टीज चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बेटी को ऊंचाई पे बिठा सकूं, उसको कहीं की राजकुमारी बना सकूं। हे भगवान, क्या है ये? हाँ, राजकुमारी या राजदूतानी एक ही बात है। ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। अपने से ऊंचे खानदान में रिश्ता हमेशा तकलीफ और परेशानियां देता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा होने वाला दामाद हमारा नाम ले लेकर के मेरी बेटी को ताने दे। हमारा नाती हमें नाना नानी कहने में शर्माए, बल्कि हमारा होने वाला दामाद हमारी बेटी को पाकर कुछ हमारा एहसान माने और जिससे मैं प्यार और अधिकार से कह सकूं, आओ बेटा हमारे पास बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। अरे तुम तो हो इस कुएं की मेंढक, इससे बाहर कभी निकलने की सोचो ही कि नहीं। तुमसे तो बहस करना बेकार है, लेकिन चाहे सारी दुनिया एक हो जाए, मैं अपनी बेटी को कहीं की राजकुमारी बना के रहूंगा, समझे? क्या?
दा पा मा गा रे सा। क्या बेवकूफी है। अरे ये लोग तो कुछ समझते नहीं। मैं तो ये सोचता था कि मेरा जन्म किसी राजा के घर में हुआ होता, भले ही मेरे हाथ में 2-4 अंगुलियां कम होती। सर क्या है? दलाल साहब और मेम साहब आए हैं। क्या दलाल साहब और मेम साहब? ओह प्लीज डिलीवर आर हियर एंड हैंड इन विथ केयर। ओके सर। ओह मेम साहब। आइए सर, आइए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, साहब अभी आते हैं। गुड, वेरी गुड। I don't know, Mr. भल्ला, but I am surprised कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार कैसे हो गई, वो भी एक unknown person के घर पर। तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ चलते हैं? किसी स्कैंडल के डर से ना आप मेरे घर के लिए राजी हुई, ना अपने घर के लिए। पर ये भी तो देखिए, मैं बिना सोचे समझे दिन पर दिन आपके नजदीक आती चली जा रही हूँ। अपने आप पर कितना काबू पाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप में एक अजीब प्यार भरी जिद है जिसके आगे मैं हार जाती हूँ और धीरे धीरे आपके इशारों पर चलने लगती हूँ। मुझे तो लगता है अब आप शादी के लिए भी मुझे राजी करके ही मानेंगे। सच कहता हूँ मैडम, जिस पल आप राजी हो जाएंगी वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। दरअसल मेरे लिए सबसे तकलीफ दे बात है आपका जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना, और इससे मुझे 2 वजह से बहुत फिक्र होती है। एक तो आपके खर्चे तोहफे वगैरह, माफ कीजिएगा, मुझे जरूरत से ज्यादा बंदिश में बांध देते हैं, और दूसरा ये कि मुझे पक्का यकीन है आप ये खर्चे वगैरह बिना परेशानियां उठाए नहीं करते होंगे, और यही मैं कतई ही नहीं चाहती। क्या कह रही हैं मैडम? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। इतनी सारी चीजों के बावजूद आपने ये हीरे की अंगूठी पकड़ा दी मुझे, इतनी कीमती चीज। क्यों शर्मिंदा करती हैं? आपके सामने तो इसकी कीमत कोयले के बराबर भी नहीं है। मेरी तो सोच ये है कि अरे मैडम, लगता कुमार साहब आ रहे हैं। अरे ओह मिस्टर दलाल, वेलकम वेलकम मिस्टर कुमार, वेलकम। मैडम, मिस्टर कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत ऊंचे खानदान से बिलोंग करती हैं और अंग्रेजी तौर तरीके पसंद करती हैं। अरे ये तो एक दिन इंग्लैंड जाकर क्वीन एलिजाबेथ से भी मिलना चाहते हैं। शाह मैडम, आई नो that honesty is the best policy all over the world. Madam, you came in my house according to Mr. Ghalib. It is a miracle of God. Sometimes I look at you and sometimes I look at my house. Oh, how nice is your house. Yeah. Oh, thank you, madam, thank you. मैडम, वो आपको डायमंड की अंगूठी। खबरदार, बोलकर भी उस डायमंड का नाम न लीजिएगा। अरे ये भी ना पूछें कि कैसी लगी। अरे कैसी बात करते हैं आप? जैसे उच्च वर्ग के आदमी को चाहिए वो खुद भी पूछे तो आप ये ना बताएंगे डायमंड आपने उनको दिया, वरना उनकी नजरों में गिर जाएंगे आप। ऐसा? अरे बाप रे बाप। जी हाँ। What happened, Mr. Bhalla? मैडम, मिस्टर कुमार अपने पिताजी को याद कर रहे थे। You mean his father? Yeah. But why? वो इसलिए कि आप यहाँ आई हैं ना, अगर मेरे डैडी आज जिंदा होते तो आपको देख करके कितना खुश होते। But why? वो इसलिए कि हम आपको देख करके कितना खुश हो रहे हैं। अगर वो जिंदा होते तो मुझको खुश होता हुआ देख करके कितना खुश होते। आप जानती हैं मैडम, वो मुझे कितना प्यार करते थे। अरे जब मैं छोटा सा था तो मुझको अपने कंधे पे बिठा करके मेला घुमाने ले जाते थे। क्या बताना चाहते थे? आपके पिताजी देहाती थे, वो उनके गाड़ी नहीं थी। और कंधे पे बिठाकर मेला घुमाने तो तब ले जाते थे जब वो अपनी रोल्स रॉयस कार पर से उतरते थे। How beautiful! Very beautiful.
थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मिस्टर कुमार अब शुरू करें, वक्त बहुत हो गया है। हाँ शुरू कीजिए। तो मैडम, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखिए, उनका मूड खराब हो जाएगा। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैडम, मिस्टर कुमार खुद तो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मुझसे ये आपकी सौंदर्य की प्रशंसा कर रहे हैं। Oh, thank you so much. It's a pleasure for me. He's a very smart person and a gentleman. ओह थैंक यू मैडम, थैंक यू। मिस्टर भल्ला, आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे तो फिर चलिए ना प्रोग्राम शुरू किया जाए। हाँ हाँ, श्योर श्योर। Yes, come on, Mr. Bhalla. Let's dance together. Oh, dance! Please come, please come. मैडम, लीजिए मिस्टर भल्ला, बैठ लीजिए। ओह मैडम, आपके हाथ कितने सुंदर हैं, और फिर ये डायमंड। डायमंड तब तो खैर नहीं। मिस्टर कुमार, क्या डायमंड के लिए तो नहीं कह रहे हैं, जो वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे नहीं नहीं मिस्टर भल्ला, मैं डायमंड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। और उच्च वर्ग के लोग तो अगर कोई पूछे तो भी उसकी बात नहीं करते, वरना वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। अभी डायमंड तो बहुत मामूली सी चीज है, जब सामने तो खुद। तो मैडम की सेहत के लिए ये जाम, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक। अच्छा, तो ये सब चल रहा है यहाँ, इसलिए मुझे जोर दे देकर अपनी बहन के यहाँ भेजा जा रहा था, रात वहीं रुकने के लिए कहा जा रहा था। तो इस तरह लुटा रहे हो तुम अपनी सारी दौलत, ये जाम, ये पार्टी, और अपनी ये मेम साहब पर। मैडम, ये आप क्या कह रही हैं? लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। ये मैडम तो मेरी फ्रेंड हैं, और सारा इंतजाम इन्होंने ही किया है। मिस्टर कुमार ने तो केवल अपनी यहाँ जगह दी है। आपको कुछ कहने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए था। हाँ मिस्टर भल्ला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे इनके लिए जानती हो ये कौन है? प्रिंसेस खैरागढ़। इन्होंने मेरी यहाँ पार्टी दी, मुझको उसमें शामिल किया, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। ये ऑनर फॉनर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मैडम प्लीज आप थोड़ा समझने की। ज्यादा समझाने की कोशिश ना करिए, मैं पहले ही बहुत समझदार हूँ। बहुत पहले ही मेरे कान खड़े हो गए थे कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे आप? और आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य आदमी को क्या ये शोभा देता है मेरे पति की बेवकूफियों को बढ़ावा दें? मेम साहब, आपको क्या शोभा देता है कि आप इस भरी पूरी गृहस्थी में आग लगा दें और मेरे पति को अपने प्रेम जाल में उलझाएं? जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। चलिए मिस्टर भल्ला, क्या खूब लोगों से मिलवाया है आपने। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज जरा सुन लीजिए। मैडम प्लीज, मैडम मिस्टर भल्ला प्लीज रोकिए, हमारी तरफ से माफी मांगे। देख लिया तूने ये क्या कर डाला है? सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। इतने हाई क्लास लोगों को तूने घर से बाहर निकाल दिया। हाई क्लास लोग? मेरे ठेंगे से। अरे पता नहीं है मेरा हाथ क्यों नहीं उठ रहा है, वरना मन में तो आता है कि मार मार के तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूं। बड़े हैं मारने वाले। चली गई, वरना आज मेरे हाथों क्राइम हो जाता। कितने गलत टाइम पे आई।
अरे कितना मजा आ रहा था, कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। मैंने आज तक अपने आप को कभी इतना यंग महसूस नहीं किया। सर, क्या है? कोई विदेशी आए हैं। विदेशी? ठीक है, भेजो। ओके सर। मियाँ आपकी तारीफ। क्या आप मुझे पहचानते हैं? जी नहीं, मैं तो नहीं पहचानता। नहीं पहचानते? जी। जब मैंने आपको देखा था ना तो आप यट्टे से थे। यत्ते से? अरे मियाँ, मेरा मतलब है यट्टे से थे। अच्छा अच्छा, इत्ते से। जी हाँ। भाई आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अम्मा मियाँ छोड़ेंगे? क्या? हाँ। ये बताइए यहाँ कैसे आना हुआ? वो दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप यट्टे से थे तभी से मैं लगातार दुनिया का सफर करता रहा हूँ। ओह, यू मीन वर्ल्ड टूर? जी हाँ, वर्ल्ड टूर। लगता है आपको वो दुनिया घूमने का शौक है। अजी बहुत शौक है, बहुत शौक है। जरा सा मौका मिलता है बस मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली वगैरह। जी हाँ, मुझे बाहर से लौटे बस अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस वक्त मैं आपके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी? क्या आपको पता है कि कुश्तुन दुनिया के शहजादे बद्र यहाँ आए हुए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी जनाब, पूरे मुल्क के अखबारों में धूम मची हुई है कि वो हमारे मुल्क में उल्लुओं का शिकार करने आए हुए हैं। क्या उल्लुओं का शिकार? जी हाँ, उल्लुओं का। दरअसल और मुल्क में उल्लू देखने को नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही महल है जहाँ पर उल्लुओं की भरमार है, तो इसीलिए वो यहाँ पर उल्लुओं का शिकार करने आए हुए हैं। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हम यहाँ छोड़ेंगे क्या? अभी असल खुशखबरी तो आपने सुनी ही नहीं। अच्छा, असल खुशखबरी तो ये है कि शहजादे बद्र आपकी लड़की से प्रेम करते हैं और आपके दामाद बनना चाहते हैं। अरे नहीं। अरे हाँ। अरे नहीं। अरे हाँ। अरे नहीं। हाँ मियाँ, हाँ हाँ हाँ। अरे क्या कह रहे हैं आप? शहजादे बद्र मुझ जैसे फटीचर के दामाद? जी हाँ, अभी हाल ही में उन्होंने आपकी बेटी को रास्ते में कहीं देख लिया और जब मैं उनसे मिलने गया और उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा। अच्छा। मैं उनकी लैंग्वेज जानता हूँ। हाँ। उन्होंने पूछा हकीम उब्र पर्दा गुलरा बाबा हंसते ना, यानी कि वो गुलाब का फूल किसके बागीचे का है? फिर मैंने उन्हें जवाब दिया मेहबानी गुल शबाबा हजरते कुमार कनब, यानी कि वो गुलाब का फूल जनाब कुमार साहब के बागीचे का है। फिर तो अब उन्होंने मुझे आपके पास आपकी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है और पता है वो अपने ससुर को अपने स्टैंडर्ड तक उठाने के लिए कुछ रस्म अदायगी भी करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, नंबर 1 वो आप अपने मुल्क की पदवी देकर अपने 6 टेल के कुएं में से 1.5 कुआं आपके नाम और 1.5 कुआं आपकी बेटी का नाम करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। और नंबर 2 वो आपको अपने स्वर्गीय पिता शाह बद्र के 365 बेगमों का हरम। क्या हरम? अरे मियाँ हरम आपके नाम करना चाहते हैं। अरे 365 बेगमों का हरम मेरे नाम करना चाहते हैं? जी हाँ। अरे और नंबर 3 वो आपको अपने मुल्क की सबसे बड़ी पदवी मामा मुंशी प्रदान करना चाहते हैं। ये मामा मुंशी क्या है? अम्मा में जैसे आपके मुल्क में वो भारत रत्न होता है ना, वैसे ही उनके मुल्क में हम मामा मुंशी होता है, मामा मुंशी। इतनी बड़ी पदवी? जी हाँ। और आपको पता है जनाब, इस टाइटल को पाकर आप दुनिया के सबसे बड़े शहजादों की बराबरी में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, और इस अरवा सेरेमनी के लिए वो यहीं पधार रहे हैं। क्या यहीं पधार रहे हैं? जी हाँ मियाँ, बस आने वाले ही थे। आने वाले हैं? हाँ। अरे लेकिन सर एक मुश्किल है। मुश्किल? हाँ, वो हमारी बेटी कुक्कू नाम के किसी लड़के से प्यार करती है और वो कसम खा के कह चुकी है कि मैं शादी करूंगी तो उसी से, वरना किसी से भी नहीं। हो क्या हुआ? अरे आप मियाँ आप फिक्र ना कीजिए, वो एक बार शहजादे को देख लेगी ना तो फिर सब भूल जाएगी। लेकिन सर एक मुश्किल और है। एक और मुश्किल? हाँ, वो शहजादे बद्र तो मुस्लिम हैं। मुस्लिम है? हाँ हाँ, अब मुस्लिम तो है ही, लेकिन मिस्टर कुमार सोच लीजिए 1.5 कुआं आपके नाम
और 1.5 कुआं आपकी बेटी के नाम, और 365 बेगमों का हरम आपके नाम, और मामा मुंशी की पदवी भी आपके नाम। और फिर आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप कितने बैकवर्ड हैं? अरे नो 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 नो, आई एम नॉट ए बैकवर्ड, आई एम फॉरवर्ड, डेडली फॉरवर्ड। हकीकी बर्रे कुमार मुलक्काल गुलगुला गुलगुला गुलगुला। ये आपकी तारीफ? अरे मियाँ, यही तो शहजादे बद्र हैं। अच्छा, लेकिन ये फरमा क्या रहे हैं? शहजादे फरमा रहे हैं कि मेरे होने वाले ससुर जनाब कुमार साहब का दिल पूरे साल गुलाब के फूल की तरह खिला रहे। ये इनके मुल्क का मुहावरा है। Oh, thank you. I am a little servant of your high frequency. अलजीम शाह बद्रे मन हमें मक्खी कुनर। अब क्या फरमाया इन्होंने? शाने कुदरत आपको शेर की ताकत और लोमड़ी की अक्ल प्रदान करे। हाँ, मतलब he is giving me more respect. जी हाँ। अब दरखिसा पछता कुमत होले जमाना भी वनी बदन में खस्म से। मतलब अब शाने कुदरत कह फरमा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी फंक्शन की तैयारियां शुरू कीजिए और अपनी बेटी को बुलाइए ताकि शादी की रस्म अदा की जा सके। यानी all things in 2 words. जी हाँ, ये शॉर्टहैंड लैंग्वेज बोल रहे हैं ना। तो आइए शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। आइए। बर्दमे कपड़ा से, अब बर्दमे मुकुट से। अब ये कौन से नए नाटक का सीन है? कोई कार्टून बने क्यों खड़े हो? बदतमीज, एक मामा मुंशी से ऐसे बात की जाती है? किससे? मामा मुंशी। ये कौन सा जानवर है? ये जानवर नहीं, ये पदवी है जो अभी अभी तुम्हारे पति देव को सेरेमनी पूर्वक प्रदान की गई है। कौन सी सेरेमनी? अल हकीकी बर्रे जुनजुन। क्या? बर्रे जुनजुन मतलब मिस्टर गुनगुन। तो मिस्टर गुनगुन को क्या हुआ? मामा मुंशी गुलगुला, पद्म भूषण गुलगुला। क्या मतलब? क्या हल्का की मुलाकात जानी, क्या कह रहे हो? मुश्ताक अल्लाह खाने। क्या बक रहे हो? हवा आले का हवा माले का जवा। पगला गए हो क्या? पागल नहीं, मामा मुंशी हो गया हूँ। ये शहजादे बद्र हैं, आगे बढ़ो, इनको अपना हाथ दो। ये तुम्हारे साथ मैरिज करके हमको सम्मानित करना चाहते हैं। क्या? कोई है? बचाओ! क्या हुआ डैडी? अरे बेटी आओ, देखो ये कुछ दुनिया के प्रिंस हैं, ये तुम्हारे साथ मैरिज करके हमको सम्मान प्रदान करना चाहते हैं। आगे बढ़ो, इनको अपना हाथ दो। लेकिन डैडी, मैं मैरिज नहीं करना चाहती। अरे लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। लेकिन शादी तो मुझे ही करनी है ना। ज्यादा टिपिर मत करो, जैसा करे वैसा सुनो, समझे? नहीं डैडी, मैं कह चुकी हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं कुक्कू के अलावा किसी और से शादी करूं। मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन क्या? लेकिन अपने डैडी का दिल नहीं दुखाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी डैडी। आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी मैं। अरे शाबाश शाबाश मेरी बेटी, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ईश्वर करे दुनिया के सारे माँ बाप को तुम्हारी ही जैसी ओबीडियंट डॉटर मिले। ये तुम क्या करने जा रहे हो?
मेरी बेटी का हाथ इस बहुरूपिये के हाथ में दे रहे हो? ओ यू शट अप, हर बात पे पाए, हर बात पे मैं। हाँ, ये शहजादे बद्र हैं, इनसे मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ। क्या शहजादा? हाँ, शहजादे इंटरप्रेटर के द्वारा इन्हें कॉम्प्लीमेंट दो। मुझे कोई इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं है, और मैं खुद जाके कह देती हूँ मेरी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। अरे क्यों शोर मचा रही हो? ये मेरी बेटी तुम्हारी बेटी मेरा साथ दे रही है। अच्छा, क्या वो इस खड़ूस से ब्याह करने के लिए तैयार है? ऑफ कोर्स। क्या वो कुक्कू को भूल सकती है? ऑफ कोर्स। मैं इसका गला दबा दूंगी। ऑफ कोर्स। नहीं। ओ जो शट अप, ये शादी अभी होगी, अभी होगी, अभी होगी। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। थैंक यू मैम साहब। ओ यो सच्ची डॉली की शादी तो कुक्कू से होनी चाहिए और हमारी शादी बिट्टू से। यू शट अप, वरना तेरी भी शादी अभी इन्हीं में से किसी के साथ करवा दूंगा, समझे? ये शादी अभी होगी, अभी होगी, अभी होगी। नहीं होगी। अच्छा, क्यों? हो जाने देना मेरी शादी। चुप कलमुही। अच्छा, उसको डांटी हो इसलिए कि वो मेरा साथ दे रही है? हाँ, तो मैं भी उसकी माँ हूँ, मेरा भी अधिकार है उसके ऊपर। अब तुम लोग बातें क्या कर रही हो? खुसर खुसर क्या कर रही हो? मैडम, मैं बिट्टू, ये कुक्कू। अरे हम कहते हैं कि अब हाँ कर दो, वरना मैं झा करके अपनी जान दे दूंगा। नहीं। क्या नहीं? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं। फिर तू ये नया फता कहाँ से आ गया ये? सुनो, अरे बुजुर्ग बात सुनिए, इस बेवकूफ लड़की को समझाइए और इसकी शादी भी कहीं तय करा दो। अरे मियाँ अभी समझाते हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे बिटिया, जरा यहाँ क्या है? हाँ हजरत, मैंने इस लड़की को अच्छी तरह समझा दिया है और इतना मना लिया है कि हम मुझसे शादी करने के लिए भी मान गई। क्या कह रहे हैं आप? तो फिर मजिस्ट्रेट को बुलाया जाए? अरे मियाँ, सारा बंदोबस्त कर रखा है। कसम एलएलबी की आज मुझे बहुत शादियां करनी है, तो बताइए किसकी शादी होनी है? शादी मेरी बेटी डाली है वो, और ये है शहजादे बद्र, इन दोनों की। शहजादे जी यहाँ दस्तखत कीजिए। हाँ, अरे जल्दी कीजिए ये, अरे उर्दू। और आप यहाँ दस्तखत कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। और आप यहाँ दस्तखत कीजिए। लाइए। जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, मुझे जल्दी है। तो एक शादी तो हो गई, और कोई शादी तो नहीं करनी है? ये है मेरी, इसकी शादी इन बुजुर्गवार से कर दीजिए। बुजुर्ग, तो ये आप यहाँ दस्तखत कीजिए। अरे भैया, लाइट कहाँ चली गई है? आ जाएगी। देखिए, जब कोई गलत काम होता है तो उसका विरोध कहीं ना कहीं प्रकट करती है। जो शादी शायद मनमर्जी से नहीं हो रही थी, इसीलिए शायद लाइटें बंद होती है। क्या हुआ? अनाउंसर की चाल नहीं है। जब गलत वो दिया जाता है ना सम्मान, तो ऐसे ही होता है। मामा मुंशी आके मुंशी बना के चलिए आ गए। हाँ, तो साइन कीजिए। अरे बुजुर्गवार, आप भी साइन कीजिए। अरे जल्दी जल्दी। और आप मियाँ यहाँ दस्तखत कीजिए। अब तो दो शादियां हो गई, और किसी की तो शादी करना बाकी नहीं है। और किसी की? हाँ। अरे भाई, आप लोगों में से कोई मेरी बीबी से शादी करना पसंद करेगा? अरे कोई नहीं, मैं निकलता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
यही तो है तुम्हारा शहजादा और मेरा कुक्कू, और ये है तुम्हारे बुजुर्गवार हमारे बिट्टू। अरे तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, तुम्हें धोखा दिया खुद तुमने और तुम्हारे आडंबर ने। तुम ठीक कहती हो डाली की माँ, आदमी को अपनी असलियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। आज मुझको यह पता चला कि झूठी आन बान शान में आदमी अपनी दौलत तो लुटाता ही है, तरह तरह की मुसीबतों में भी फंस जाता है। मैंने तुम्हारा भी बहुत दिल दुखाया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब तो अकल आ गई ना। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अब बच्चों को आशीर्वाद दो। चलो, खुश रहो, खुश रहो। थोड़ी देर और बैठ जाइए, अभी सबके लिए खाने का इंतज़ाम है। और हाँ, शादी हुई है ना तो उसके लिए ज़रूरी है। ऑडिटोरियम की पूरी लाइट जला दीजिए। हाँ चलिए, अभी पता चल जाएगा। अब देखिए, इस तरह की गलत शादियां होती हैं तब अपने आप विरोध हो जाता है। और मनीष ने लाइटिंग इतनी बढ़िया की थी कि एक गिमिक दे दी आखिरी में उन्होंने, कि जाने से ख़त्म होने से एक बिल्कुल 30 सेकंड पहले उन्होंने कहा लो पहले फेड आउट शार्प कर दूं, कुछ अच्छा लगेगा। चलिए, कलाकारों से आपका तारुफ। म्यूज़िक मास्टर आलोक श्रीवास्तव, ये ऑडियो की ये पूरी लाइट जला दीजिए। डांस मास्टर आशुतोष कुमार आशु, बाउंसर जिनको बेचारों दोनों को ऐसा लग रहा था कि इनको बाउंसर की जरूरत है, शिवम और दुर्गेश यादव। तलवारबाज जिनसे ज्यादा मजबूत उनकी तलवार थी, सादान। दार्शनिक, अरे इन्होंने तो ना जाने अरिस्टोटल से लेके और हिंदुस्तान के जितने भी दार्शनिक चाणक्य तक का भाग्य आजमा दिया। रविकांत शुक्ला शिब्बू। मैरी सोनम वर्मा, मिसेस कुमार अर्चना शुक्ला, बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। दर्जी अनुपम वर्मा, दलाल बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी और बहुत अच्छे टीचर ललित सिंह पुखारिया। बिट्टू श्रेयस श्रीवास्तव, कुक्कू सुजीत सिंह यादव बंटी, डॉली सौम्या तिवारी, प्रिंसेस खेड़ागढ़ वैष्णवी, शेख के सहायक 1 अमित स्वरूप, शेख के सहायक 2 हेमंत कुमार यादव। और मोबाइल कोर्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जहां चाहते थे लोक अदालत लगने लगे अगर इस तरह तो जिंदगी बन जाए लोगों की, मजिस्ट्रेट भारतेंद्र मिश्रा। ये खूबसूरत सेट शकील ब्रदर्स का था और ये खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स ललित जी ने डिज़ाइन की थी। इतनी टाइमिंग से साइड लाइट करना मनीष सैनी ही कर सकते हैं। बाकायदा प्रस्तुति के साथ जुड़ाव जो पैदा करे वो संगीत आलोक श्रीवास्तव ही कर सकते हैं। इतना खूबसूरत मेकअप शहीर ही कर सकते हैं। पूर्वाभ्यास रामजी श्रीवास्तव, CSR सिंह, BS सोनल। प्रचार प्रभात औचलिया, HN गुप्ता, अजय द्विवेदी, राघवेंद्र श्रीवास्तव।
मंच व्यवस्था हरीश बडोला, मनोज वर्मा, आशा धस्माना, महेंद्र नाथ। और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता, इस नाटक में मिसेस कुमार, मिस्टर कुमार और प्रस्तुति नियंत्रक अशोक कुमार सिन्हा। अरे चलिए, हेलो, नहीं आई, बढ़ाई है। दरअसल है क्या कि आपको एक किस्सा बता रहा हूं, ये कानपुर की लाल इमली बंद क्यों हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सिन्हा साहब की दरअसल आदत क्या है कि जब ये कपड़ा खरीदते हैं तो अगर इनको कपड़ा खरीदना होता है तो सीधा मफतलाल से बात करते हैं, खरीद लेते हैं। इनको अगर सूट खरीदना होता तो सीधा डिगजैम से बात करते हैं। तो एक बार इसी तरह इन्होंने लाल इमली से बात की थी, तो वो लाल इमली बंद होने की नौबत आ गई। कम से कम थान में कपड़ा खरीदते हैं, पीस में कपड़ा खरीदते हैं नहीं सिन्हा साहब। और ये जितने आपने पीस देखे थे ये दरअसल थान थे, केवल उसका प्रतीक थे, केवल जो लगे थे पीसेस छोटे छोटे। और इस नाटक का निर्देशन किया था संगम बहुगुणा जी ने। संगम भाई कहाँ हैं? मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष अच्छे लाल सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि संगम भाई को अभिनंदन करने की कृपा करें। कर एक बार मंच पर फिर पुनः पधारें अच्छे लाल जी से। बोला तो मैंने, बोला था। विनोद जी आप अगर आ जाएं मंच पे साथ में, अगर विनोद जी हो तो वो और इस नाटक के मूल लेखक थे मोलियर। मोलियर के बारे में एक किस्सा अब आखिरी में कह रहा हूँ, बड़ा ध्यान देने वाला किस्सा है और हमारे मुल्क के हालात पर भी बहुत ध्यान देने वाला इस वक्त। सर चाहें तो आप स्थान ग्रहण कर सकते हैं, आप चाहें तो। बहुत खास किस्सा है, शुरू में मैंने नहीं कहा लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए। बोल दिया मैंने। प्रस्तुतकर्ता का जो सम्मान था वो मैं अनुरोध करूंगा ज्ञान चंद्रा जी से कि वो प्रस्तुतकर्ता के तौर पर अशोक कुमार सिन्हा जी का अभिनंदन करें। दरअसल बडोला जी ने मेरे कान में आकर कहा कि इतना पैसा हमको दिया है उन्होंने पूरे मैनेज करने के लिए, तो कम से कम एक मैं उनको गुलदस्ता अपनी तरफ से भेंट कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद्र जी आपका। तो जो बात मैंने कहना शुरू की थी तो बीच में बात आ गई। दरअसल मोलियर जब अपने आखिरी नाटक इमेजिनरी वैलेट का मंचन कर रहे थे, उसके मंचन के बस कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। ये किस्सा शायद बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन एक ख़ास बात जो ध्यान देने वाली है कि आज से 450 साल पहले इतना फ्रांस में रंगमंच था और इतना सब कुछ था, रैनी थे, क्रोनाइल थे, बहुत से लोग रंगमंच में वहाँ थे। लेकिन एक नियम था कि जब किसी कलाकार की मृत्यु होती थी तो उसको सिमेट्री में, उसको ग्रेवयार्ड में दफन नहीं करने की परमिशन थी। तब हुआ ये कि जिसमें बारे में लुइस 14 का यही जस्चर एक अच्छा लगा था, तो उनकी पत्नी थी जो उनकी विडो थी मोलियर की, वो भी अभिनेत्री थी। तो उन्होंने फिर लुइस 14 से कहा, जो राजा थे वहाँ के, उनसे कहा, तो उन्होंने रात में उनकी लाश को दफन करने की परमिशन दी ग्रेवयार्ड में। और उस जगह पर जैसे हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, जनेऊ संस्कार या और भी संस्कार होते हैं जिससे उनको, तो जिन बच्चों का बैप्टिज्म नहीं होता था उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो ग्रेवयार्ड में एक अलग व्यवस्था थी उनको दफन करने की। वहाँ पर मोलियर को दफन किया गया 51 साल की उम्र में।
तो बस यही ज़िंदगी है कि कितने रूप बदल कर नट आता है, और जब उसकी आखिरी एग्ज़िट होती है तो शायद उसको सही सम्मान नहीं मिल पाता है। मैंने सिर्फ ये बात इसलिए कही कि कलाकारों को सम्मान देने का बहुत प्रयास किया जाता है, उनको अक्सर सम्मान चिन्ह दिए जाते हैं, उसको अपने तरीके से वो वापस भी करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी इंडिविजुअलिटी पर और उसके सम्मान में कमी रह जाती है, कभी कभी ऐसे आख्यानों से। धन्यवाद। अगले नाटक में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।